Yeah, very good morning to everyone, and today we are continue with our chapter number 10 of R.S. Sharma. In this, we are discussing the Harappan culture, right? So we will discuss till agriculture in the previous lecture. So today in this lecture, we are starting from our domestication of animals. So इसमें हम लोग यानी कि जो पशुओं का जो पशुपालन था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे यानी कि लोग किन किन जानवरों को लोग पालते थे, किस लिए पालते थे, क्या पर्पस था, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के वीडियो आपको रोज़ चाहिए तो आप मेरे वीडियो का पर्टिकुलर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट एंड अपने लिए एक हेल्प मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे को भी लाइक देख करके एक हेल्प दे सकते हैं। सो यही मेरा आपसे यानी कि पढ़ाने का एक फीस है। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, ऑल्दो द हरप्पन प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, एनिमल्स वर रेज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हरप्पन्स थे वो लोग क्या करते थे कि जो यानी प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर का, मतलब वो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, एनिमल्स को पालते थे, ठीक है, और रेज करते थे ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर यानी कि पशुओं को पाला करते थे, बड़े स्केल पर खेती किया करते थे। देखने में आया है उनके समय पर, ठीक है। ऑक्सन, बफेलो, गोट, सीप्स, ठीक है, बेल और क्या बोलते हैं गाय भैंस, ठीक है, और बकरी बकरा, ठीक है, सीप भेड़ बकरी जो है भेड़ है जिसे बोलते हैं, ठीक है, पिग सुअर, ठीक है, वह डोमेस्टिकेटेड, ये जो थे उस वक्त यानी कि डोमेस्टिकेट किए जाते थे। हम्प्ड बुल वर फेवर्ड बाय द हरप्पन्स, जो यानी कि जिस कुबड़ वाला जो बैल होता था उस जिसके ऊपर जो कुबड़ निकला हुआ होता था, ठीक है, हम्प्ड बैल जिनके ऊपर यानी बड़ा सा टीला टाइप का होता नहीं है, वैसे जो बैल होता था वो बहुत ही फेवर किया जाता था, वो उसको ज़्यादा ही मानते थे। देयर इज एविडेंस ऑफ द डॉग्स, यानी कि एक डॉग का एविडेंस मिला है, कैट्स का एविडेंस मिला है फ्रॉम द आउटसाइड, जो आउटसाइड से उससे मिला है। एंड एसेस ऑफ द कैमल वर ब्रेड एंड वर ऑब्वियसली यूज एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है, एंड द लेटर में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर द प्लॉइंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुत्ते और बिल्ली के अवशेष मिले हैं, कुछ अवशेष यानी कि उसके कैमल के भी मिले हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये लोग यानी कि जो कैमल है उसका यूज करते होंगे अपना बर्डन को, यानी कि उनको सामान ढोने में और उसी से खेती करने में, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में। एविडेंस ऑफ द हॉर्स कैमल फ्रॉम द सुपरफिशियल लेवल ऑफ द मोहनजोदारो एंड फ्रॉम द डाउटफुल टेराकोटा फिगराइन फ्रॉम द लोथल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एविडेंस मिले हैं किसके, हॉर्सेस के, जो कम्स फ्रॉम द यानी कि सुपरफिशियल लेवल ऑफ द मोहनजोदारो, वहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फ्रॉम डाउटफुल, ये यानी कि डाउटफुल रहा है। टेराकोटा में जहाँ से एक फिगरन यानी कि जो लोथल से आता है वहाँ से भी, यानी कि क्योंकि लोथल में यानी कि इसकी जगह देखने को मिली है, वहाँ पर इसके ग्रेव्स मिले हैं, तो इससे यानी कि डाउटफुल कंडीशन है कि आखिरकार ये घोड़ा ही था या गधा था या जेब्रा था, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला है वहाँ से, ठीक है। तो उसमें आज भी मतभेद है, लेकिन जो बोन्स हैं वो मैच करती हैं इन्हीं टाइप की यानी कि एक प्रजाति से। तो पूरा परफेक्टली हम कह नहीं सकते कि वो घोड़ा था ही या गधा था या जो भी है, लेकिन हम ये मानकर चले क्या वो घोड़ा होगा उस वक्त, ये लोग उसका यूज करते होंगे। द रिमेन्स ऑफ हॉर्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोतदा, जो हॉर्स के जो रिमेन्स है सुरकोतदा से यानी कि रिपोर्ट किए गए हैं, सिचुएटेड जो इन गुजरात यानी कि वेस्ट गुजरात में है, ठीक है। एंड रिलेट अराउंड 2000 BC, बट द इवेंचुअली आइडेंटिटी इज़ डाउटफुल। कहने का मतलब ये है, ये यानी कि 200 BC के अराउंड यानी देखा गया, ठीक है, कहाँ पर जो सिचुएटेड है सुरकोतदा, सिचुएटेड वेस्ट ऑफ गुजरात में, जहाँ पर ये माना जाता था कि फिर भी उसको यानी कि डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है कि वहाँ पर घोड़े हुआ करते थे, ऐसा माना गया है। इन केस ऑफ द हरप्पन कल्चर वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड। कहने का मतलब यह है कि अगर हरप्पा के केस में देखा जाए तो कल्चर इज़ नॉट हॉर्स यानी कि सेंटर, हॉर्स का यानी कि सेंटर नहीं था वहाँ पर, इतना यानी कि बोलबाला हॉर्स का नहीं था। neither the bones of the horse nor represented have been traced in early and the mature
हड़प्पन कल्चर्स, यानी कि वहाँ पर इनका ज़्यादा बोलबाला नहीं मिलता है, जो यानी कि इतनी कोई हड्डियाँ वगैरह कुछ भी इतना रिप्रेजेंट्स वहाँ से एक्सकेवेशन करने के बाद नहीं मिला है, ना ही प्रिंटिंग में इतना कुछ देखने को मिला है, तो इसलिए ये डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है हड़प्पन के केस में, ठीक है। एलिफेंट्स वर वेल नोन टू द हड़प्पन्स, जो हड़प्पन्स थे वो बहुत ही यानी कि वेल नोन थे किससे, यानी कि वो एलिफेंट से। हु वर आल्सो एक्वेंटेड विद राइनासोर्स, जो यानी कि बहुत ही जागरूक थे फॉर किसके लिए, राइनासोर्स के लिए, राइनासोर्स, ठीक है। एंड द कंटेम्प्रेरी सुमेरियन सिटीज़ इन द मेसोपोटामिया प्रोड्यूस वर्चुअली द सेम फूड ग्रेन्स, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंटेम्प्रेरी थे सुमेरियन सिटीज़ इन द मेसोपोटामिया, वो क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे सेम फूड ग्रेन्स एंड डोमेस्टिकेटेड द सेम एनिमल्स, वो यानी कि जो हड़प्पा में होता था वही सेम चीज़ करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों में उनमें यानी थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो यानी कि हम लोगों ने ईंटों को देखा वो बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे, बट अगर हड़प्पन में देखें तो बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे, लेकिन अगर हम देखें जो बैक्ड यानी कि ब्रिक्स का यूज कौन करते थे, मेसोपोटामियंस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो देखे गए हैं इन दो सभ्यताओं के बीच में, लेकिन उनका यानी कि अगर देखा जाए जो एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर का जो बोलबाला था वो लगभग सेम देखने को मिलता है। इसीलिए कभी यानी कि जो उनका जो राइटर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बताया है कि कभी कभी क्या हुआ है कि जो हड़प्पा की साइट्स के जो लोग थे उनकी जो यानी कि सील्स, मतलब जो उस वक्त की जो करेंसी थी वो मेसोपोटामिया में देखने को मिली है, ठीक है। तो इसलिए ये माना जाता है कि इन दो सभ्यताओं के बीच में कभी व्यापार होता होगा, जो मिस्र की सभ्यता, ठीक है, और हड़प्पा की सभ्यता, इजिप्ट की यानी कि इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड द मोहनजोदारो, दैट्स मीन आई मीन Indus Valley civilization, they are the much more developed city in the ancient times, and they created the trade between each other, right? So there are the lot of merchant between these three locations, which created a lot of trade between among themselves. So on the basis I can say they have much indulged in this particular activity. So come on the other points. The contemporary of the Sumerian cities in the Mesopotamia produce the virtually same food, मैंने जैसे बताया यानी कि सेम प्रोड्यूस करते थे और सेम यानी कि डोमेस्टिकेटेड करते थे एनिमल्स को, एज डिड हड़प्पन्स, जैसा कि हड़प्पन करते थे। बट हड़प्पन्स इन गुजरात में अगर देखा जाए वो प्रोड्यूस करते थे राइस को एंड डोमेस्टिकेटेड करते थे एलिफेंट्स को, वाज नॉट केस इन द मेसोपोटामिया। लेकिन अगर बात करें यानी कि जैसे गुजरात में क्या था, जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी गुजरात में, वो क्या करते थे, वो लोग एलिफेंट को यानी कि डोमेस्टिकेट करते थे और राइस को वो यानी कि प्रोड्यूस करते, लेकिन मेसोपोटामिया के केस में दोनों चीज़ें नहीं देखने को मिली। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेसोपोटामिया एंड द हड़प्पन। यहाँ से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन से हियर देयर इज द ओनली टू पॉइंट्स, दैट्स फर्स्ट इज द राइस कल्टिवेशन एंड सेकेंड इज द एलिफेंट डोमेस्टिकेशन। सो ओनली दीज टू पॉइंट्स वी कैन से, हम लोग यानी कि इनको अपने दिमाग में ऐसे एक इमेज बना के चल सकते हैं। एंड किसी भी इंस्टेट ऑफ टाइम इफ एनीबडी आस्क अस टू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू सिविलाइजेशन, वी एट द इंस्टेट ऑफ टाइम वी फ्रैंकली आस्क देम पर्सन, yes I know the difference between two civilization, that's mean is only rice and the elephant, right? So come on the second स्केच, दैट्स टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स, यानी कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी में ये लोग कितना इंडल्ज थे, उनके क्राफ्ट्स किस टाइप के थे। राइज ऑफ द टाउन्स इन द इंडस जोन वाज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल सरप्लस, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स, वेरियस अदर क्राफ्ट्स एंड वाइड स्प्रेड ट्रेड एंड द कॉमर्स। कहने का मतलब यहाँ पर है कि द राइज ऑफ द टाउन्स, यानी कि जो टाउन्स था उनका यानी कि राइज हुआ, ठीक है, यानी कि उनका उदय हुआ इन द इंडस जोन बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सरप्लस। जैसे जैसे एग्रीकल्चर जो था वो बढ़ता गया, उन्होंने यानी कि ज़्यादा उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बहुत सी अलग अलग वेराइटीज़ आई। उसी तरीके से इनका यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उनके टाउन की यानी कि जो प्लानिंग थी वो और बढ़ती गई, वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई उस टाइम पर, एज ए यानी कि जैसे मैंने मतलब सिमिलरली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सरप्लस, राइट। सो
उसी के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो जो वेरियस जो क्राफ्ट्स थे वाइड स्प्रेड वो बढ़े, ट्रेड जो हुआ वो बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा उनका, ठीक है, वाणिज्य क्षेत्र बढ़ा। दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इसे यानी कि पहला अर्बनाइजेशन माना गया ऑफ इंडिया का, ठीक है। एंड द हरप्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज, ये जब यानी कि हरप्पन एज जो था जब ब्रॉन्ज एज में यानी कि आ पहुँचा तो उस वक्त यानी कि माना गया कि ये इंडिया का फर्स्ट स्टेज था अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। द पीपल ऑफ द हरप्पा यूज मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन, जो हरप्पा के पीपल्स थे मतलब लोग थे, वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे औजार ऐसे यूज करते थे जो यानी कि पत्थर के होते थे, ठीक है। बट दे वर वेरी वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज, कहने का मतलब ये है कि ये जो थे वो यानी कि बहुत ही वेल एक्वेंटेड है, मतलब वो बहुत ही आतुर थे किसके लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसको, ब्रॉन्ज को, ठीक है। ऑर्डिनरी ब्रॉन्ज वाज मेड बाय द स्मिथ, जो यानी कि जो स्मिथ होते थे वो क्या करते थे, जैसे यानी कि ब्लैक स्मिथ होता है यानी कि लोहार के लिए, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार के लिए, इसीलिए ब्रॉन्ज स्मिथ भी उस वक्त होता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो ब्रॉन्ज वाज मेड विद जो किसके मिक्स करने पर बनता है, कॉपर को जब टिन के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हमारा जो ब्रॉन्ज बनता है। कभी कभी हो जाता था कि कभी कभी आर्सेनिक जो होता है उसे कॉपर के साथ मिक्स करके हम लोग यानी कि ब्रॉन्ज बनाते थे, क्योंकि पर्पज़ ये था कि हमारे पास उतनी मात्रा में टिन हो नहीं पाता था और ये सब चीज़ें थी, यानी कि हम लोग इसी के लिए हम लोग आर्सेनिक जुटाते थे और अपना काम निकाल लेना, मतलब जुगाड़बाजी, ठीक है। एज नाइदर टिन नॉर कॉपर वाज ईजली अवेलेबल टू द हरप्पन्स ब्रॉन्ज टूल्स डू नॉट अबाउंड इन द रीजन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बात की जाए हरप्पन साइट के समय पर, तो जो यानी कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए उस वक्त इतना ईजी नहीं था कि टिन को यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द टिन इज़ नॉट एज गुड एज नाउ, राइट। सो कॉपर भी उस वक्त इतना अच्छा नहीं होता जितना अब हमें मिल जाता है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग यानी कि रीजन से ट्रेड किया करते थे, तो उसके बेसिस पर ये चीज़ें हमें मिलती थी, ठीक है। सो द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द ओर्स सो डैट द कॉपर वाज ऑब्टेन्ड फ्राम द खेतरी, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी जो अशुद्धियाँ हैं ओर्स की, ठीक है, जो अयस्क है हमारे, वहाँ से जो कॉपर जो ऑब्टेंड किया जाता है वो बताता है कि ये जो खेतरी एक रीजन पड़ता है राजस्थान का, उसकी माइन से यानी कि हम लोग कॉपर निकाला करते थे, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन के समय। आल्दो इट कुड आल्सो बी ब्रॉड फ्राम, जो यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ से भी यानी कि खरीदा जाता था। टिन वाज पॉसिबली ब्रॉड विद डिफ़िकल्टी फ्राम अफगानिस्तान, बहुत ही मुश्किलता से अफगानिस्तान से आता था। आल्दो इट्स ओल्ड वर्किंग आर स्टेटेड टू हैव बीन फाउंड इन द हजारीबाग बस्तर में अगर देखा जाए, और यानी हजारीबाग में देखा जाए, हजारीबाग जो यानी कि झारखंड का पार्ट है, वहाँ पर भी इसके यानी कि ओल्ड वर्किंग्स यानी कि हमें चीज़ें मिली हैं देखने को, ठीक है। उससे पता चलता है कि यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी ऑफ द टिन की थी, ठीक है। और द ब्रोंज टूल्स एंड वीपन्स रिकवर्ड फ्राम द हरप्पन साइट्स कंटेंस स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टिन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ब्रोंज टूल होते थे वो वीपन्स जो होते थे हमारे, उनको रिकवर किया गया फ्राम द हरप्पन साइड से, जो कंटेन करते थे स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द टिन, जिसके अंदर यानी कि टिन का परसेंटेज बहुत ही कम होता था, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होता था, ठीक है। हाउएवर द किट्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रोंज goods left by the Harappans are so numerous as to suggest that the bronze smith constituted an important group of the artisans in the Harappan society, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो किट्स यूज की जाती थी किसके लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्रॉन्ज गुड्स को, ठीक है, लेफ्ट बाय द हरप्पन्स के द्वारा छोड़ दी गई थी। आर सो न्यूमेरियस, वो इतनी न्यूमेरियस थी कि एज टू सजेस्ट, जितना यानी कि हम लोग सजेस्ट करते हैं, डेट ब्रॉन्ज स्मिथ जो था वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ द आर्टिसन, वो बताते थे कि ये जो यानी कि ब्रॉन्ज यानी जो गुड्स होते थे वो भी यानी कि सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उस वक्त के लिए, जैसे आज हम सोने को मानकर चलते हैं, ठीक है। सो आर्टिसंस इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ द इन द हरप्पन सोसाइटी, इतना मानकर यानी कि उस वक्त चलते थे। दे प्रोड्यूस नॉट ओनली द इमेजेस ऑफ द यूटेंसिल्स but also various tools and weapons such as the axes, saws
नाइव्स एंड स्पीयर्स। क्या वो लोग यानी कि ये जरूरी नहीं था कि वो खाली अटेंसिल्स ही यानी कि ये जो यूटेंसिल्स जो थी उनको ही यानी कि प्रोड्यूस करते हो, लेकिन वो लोग बहुत ही अलग अलग टूल यानी कि वीपन्स तैयार करते थे, जैसे यानी कि कुल्हाड़ी है, ठीक है, साज हैं, चाकू हैं, स्पीयर्स हैं, इन सब चीज़ों को यानी कि वो लोग क्या करते थे, तैयार किया करते थे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि सेवरल अदर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स फ्लरिश्ड इन हरप्पन टाउन्स। बहुत सारे अलग अलग यानी अलग और भी यानी कि इम्पोर्टेंट जो यानी कि क्राफ्ट्स थे वो यानी कि फ्लरिश हुए, उत्पन्न हुए इन हरप्पन टाउन्स में। अ पीस ऑफ वोवन कॉटन हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। एक यानी कि पीस मतलब एक टुकड़ा ऑफ वूवन मतलब बुना हुआ कॉटन से हैज़ बीन रिकवर्ड, जो रिकवर्ड किया गया है मोहनजोदारो से। एंड टेक्सटाइल इम्प्रिजन्स हैव बीन फाउंड इन द सेवरल ऑन द सेवरल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो टेक्सटाइल के जो यानी कि इम्प्रेशंस हैं वो भी फाउंड किए गए हैं सेवरल ऑब्जेक्ट्स के ऑन द सेवरल साइट्स, ठीक है। तो उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये लोग यानी कि कताई बुनाई में भी उस वक्त माहिर थे, और इनका यानी कि जो इम्प्रेशंस थे, टेक्सटाइल के जो इम्प्रेशंस थे वो उसमें भी माहिर थे। तो ये सब चीज़ों में काम किया करते थे, ठीक है। स्पाइंडल होल्स वर यूज्ड फॉर स्पाइनिंग। जो स्पाइंडल जो यानी कि होल्स होते थे उसको यानी कि ये लोग स्पाइनिंग के लिए यूज़ किया करते थे। और वीवर्स वोव क्लॉथ ऑफ वूल एंड कॉटन। जो वीवर्स मतलब यानी कि जो बुनने वाले होते थे, ठीक है, वो लोग यानी क्या करते थे, क्लॉथ को बुनते थे ऑफ यानी कि वूल को, यानी कि ऊन के, यानी कि जो वूल होता है, ठीक है, उससे ऊन से, और कॉटन से, ठीक है, कपास से, यानी कि लोग बुनकर अपने वस्त्र बनाते थे। ह्यूज ब्रिक्स स्ट्रक्चर सजेस्टेड दैट ब्रिक लेइंग वाज एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स। बहुत ही बड़ा यानी कि जो ब्रिक का स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि जो क्या बोलें, जो ब्रिकलाइंग वाज एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट, एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था, ठीक है। एंड अटैच्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्लास ऑफ मेसन। और ये यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ यानी कि क्लास के बारे में बताता है, ऑफ यानी कि मेसन का, ठीक है। द हरप्पा आल्सो प्रैक्टिस्ड। जो हरप्पन से वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे बोट मेकिंग, यानी कि उस वक्त वो लोग नाव भी बनाया करते थे। एज विल बी सोन लेटर सील मेकिंग एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग वर आल्सो इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो हमने टेराकोटा इंपॉर्टेंट साइट्स जो क्राफ्ट्स देखे हम लोग, ठीक है, उसमें जैसे बताया गया वैसे ही यानी कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग करते थे कि यानी कि बोट्स को बनाना, ठीक है, और यानी कि ऊन की जो बुनाई करना, ये सब चीज़ें उस वक्त ये लोग क्या करते थे। एज वी सोन इन द shown the seal of the seal making and the terracotta manufacturing were important crafts, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। The goldsmith made jewelries of silver, gold and precious stones। कहने का मतलब यहाँ पर है जो सुनार होते थे वो क्या करते थे, सिल्वर के, ठीक है, सॉरी चांदी के और सोने के, और क्या बोलते हैं प्रीसियस स्टोन्स जो होते थे, महत्वपूर्ण पत्थर, उनसे यानी कि इन सब चीज़ों से अच्छे अच्छे आभूषण तैयार करते थे उस वक्त के समय। द फर्स्ट टू मटेरियल्स में हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्राम द अफगानिस्तान। दो यानी कि फर्स्ट जो पहले दो यानी कि मटेरियल्स जो थे अफगानिस्तान से यानी कि ऑब्टेंड किए गए। एंड लास्ट फ्राम द साउथ इंडिया, कुछ यानी कि साउथ इंडिया से यानी कि ऑब्टेंड किए गए। द हरप्पन्स वर आल्सो एक्सपर्ट बेड मेकर्स, यानी कि ये लोग बेड बनाने में भी यानी कि माहिर थे, ठीक है। द पोटर्स व्हील वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड एंड हरप्पन्स प्रोड्यूस देयर करेक्टरिस्टिक ग्लॉसी ग्लीमिंग पोट्री। यानी कि ये लोग यानी कि इनके पास व्हील भी होता था और ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की पोट्री बनाने में माहिर थे, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें अगर, तो इनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था उसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड्स पर, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, जब भी ट्रेड एंड कॉमर्स की बात आती है तो ट्रेड को देख एक वर्ड ऐसा है जिसको हमारे अंदर एक इमेज क्रिएट करता है कि ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य क्षेत्र, उस वक्त वो क्षेत्र कैसा दिखने में होगा, ठीक है। सो हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो हमारे अंदर एक दिमाग में एक इमेज उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ, कि आखिरकार हम किस चीज़ की बात करने जा रही हैं। मतलब सिंपल तरीका ये है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके हेडिंग या उसके मेन पॉइंट्स को हमारे दिमाग में उसका इमेज क्रिएट कर देना, दैट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट्स, बिकॉज रीडिंग इज़ नॉट ओनली द वन पॉइंट ऑफ स्टडी। इफ़ यू रियलाइज इन योर स्टडी पॉइंट ऑफ टाइम
then you are the good student, because realizing and analyzing and memorizing and summarizing, these are the 4 concepts to make an officer in your life. So why waste our times? Let's come to our topic. The importance of the trade in the life of the Indus peoples is supported not only by the granaries found at Harappa. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड है इन द लाइफ ऑफ द इंडस पीपल, जो इंडस के जो पीपल थे, इज सपोर्टेड, वो सपोर्ट करते थे नॉट ओनली यानी कि ग्रेनरीज ऑफ द जो यानी कि फाउंड की गई हैं हरप्पा में, मोहनजोदारो में एंड लोथल में, लेकिन वो फिर भी यानी कि न्यूमेरियस जो यानी कि सील्स थी, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स एंड रेगुलेटेड वेट एंड मीजर्स कवरिंग वाइड एरिया, द हरप्पन्स कैलकुलेटेड कंसिडरेबल ट्रेड इन द स्टोन, मेटल, सेल एक्सेट्रा. ये लोग यानी कि इनमें भी यानी कि वो अपना व्यापार किया करते थे, मतलब किसमें ट्रेड किया करते थे, स्टोन पत्थरों के लिए भी यानी कि मेटल्स के लिए और सेल्स के लिए लोग अपना व्यापार भी किया करते थे. ज़रूरी नहीं है कि खाली ये कुछ ही चीज़ों के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, ऐसा नहीं है, ये अदर भी चीज़ों में यानी व्यापार किया करते थे. द हरप्पन्स कंडक्ट कंसिडरेबल ट्रेड विद द इंडस कल्चर जोन, मैंने बता दिया, ठीक है. However, their cities did not have the necessary raw material for the commodities they produced. कहने का मतलब ये है कि ये जो cities थी did not have the necessary raw material, इनके पास raw material ज़्यादा यानी कि जो necessary देखा जाए बनाने के लिए वो इतना इनके पास होता नहीं था for their commodities, जितना ये प्रोड्यूस करते थे ये लोग. तो इसका मतलब सिंपल तरीका है, ये कहीं से इम्पोर्ट करते होंगे, ठीक है, और अपनी चीज़ें कहीं पर एक्सपोर्ट करते होंगे, ठीक है. तो जाहिर सी बात है इनके पास अगर पत्थर है तो पत्थर किसी को सेल करेंगे और खाने पीने की या वूल वगैरह जो है और किसी से लेंगे, ठीक है. तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखी गई. दे डिड नॉट यूज़ मेटल मनी, ये लोग यानी कि मेटल की जो करेंसी थी उसको यूज़ नहीं करते थे, जैसे आज के दिन हम लोग यूज़ करते हैं 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का. ये लोग क्या करते थे, करेंसी ऑफ द स्टोन, ये स्टोन की करेंसी को उस वक्त यूज़ किया करते थे. प्रीसियस वुड की यानी कि जो करेंसी थी उसको यूज किया करते थे, इस टाइप से. एंड इन ऑल द प्रोबेबिलिटी क्राइड एक्सचेंज द थ्रू द बार्टर सिस्टम. ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये बार्टर सिस्टम को यूज किया करते हैं. बार्टर सिस्टम मतलब अगर मेरे को टमाटर चाहिए, ठीक है, मेरे को अगर टमाटर चाहिए तो मुझे उसको यानी कि जो जिसके पास टमाटर होंगे तो उसको क्या चाहिए. अगर सपोज करो मेरे पास गेहूँ है और मेरे को टमाटर चाहिए तो मैं उसको गेहूँ दूंगा और उसके बदले में मैं टमाटर ले लूँगा. तो दैट इज़ द बार्टर सिस्टम. सो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है कि भाई मेरे को तो टमाटर चाहिए, अब आगे वाले बंदे के पास जिसके पास टमाटर नहीं हो तो उसको टमाटर की ज़रूरत नहीं, उसको गेहूं की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई मेरे गेहूं ले लो, तो गेहूं तो कोई लेगा नहीं, ठीक है. तो सिंपल तरीका है, जब करेंसी होती है, करेंसी जब होती है तो हमें जो चाहिए, हमें एट द इंस्टेट ऑफ द टाइम वी गेट दैट पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बार्टर सिस्टम कभी कभी हमारे लिए बहुत ही कठिनाई यानी कि ज़रूरत करता है. अगर कोई भूखा मर रहा है तो भूखा मर जाएगा, ठीक है. अगर इफ़ वी हैव अ करेंसी देन इट रिड्यूस द प्रॉब्लम्स इन द केस ऑफ द बार्टर सिस्टम. मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे. मुझे अगर टमाटर चाहिए तो मैं टमाटर वाले को ढूंढूंगा और मेरे पास क्या है मैं उसको देने की कोशिश करूंगा. अगर वो सेटिस्फाइड है मेरे जो चीज़ मेरे पास है तभी होगा. अगर उस बंदे को ज़रूरत ही नहीं है तो मेरे को टमाटर क्यों देगा, ठीक है. करेंसी में ऐसा नहीं, पैसा दो चीज़ लो. in return for the finished goods and possibly food grains, they procured metal from the neighboring areas by boat. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये क्या करते थे, ये प्रिक्यूर्ड करते थे मेटल्स जो कहाँ से मिलती थी, नेबरिंग एरियाज बाय द बोट के द्वारा लाते थे, ठीक है. एंड बुलोक कार्ड के द्वारा. देवर अवेयर ऑफ यूज़ ऑफ द व्हील. ये किससे अवेयर थे, यूज करने के लिए व्हील को, ठीक है, व्हील को यानी कि यूज करना जानते थे, ठीक है. एंड कार्ट विद सॉलिड व्हील वर यूज इन हरप्पन. कहने का मतलब यहाँ पर यह है ये लोग व्हील को यूज करना जानते थे, कार्ट को यूज करना जानते थे. तो जिसका मतलब ये है कि ये लोग यानी कि गाड़ियाँ भी बनाना जानते थे. इससे ये पता चलता है अगर व्हील बनाना जान गए
तो व्हील से क्या हो जाएगा, ये लोग पहिया लगाएंगे उसमें और उसको यानी कि अपना सामान ढोने में यूज करेंगे। तो जिसका मतलब है इनकी सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप थी। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अर्बनाइजेशन ऑफ द हरप्पन कल्चर। दैट इज द सिटी, नॉट अ विलेज। It appears that Harappans used a form of modern एक्का, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये अपीयर हुआ हरप्पन्स में जो यूज करते थे ए फॉर्म ऑफ मॉडर्न जो इक्का यानी कि यूज किया जाता है, ठीक है, बट नॉट विद द स्पोक्ड व्हील। वो स्पोक्ड व्हील यानी कि स्पोक्ड व्हील है उसके साथ नहीं, ठीक है। हरप्पन्स हैड कॉमर्शियल लिंक विद राजस्थान। जो हरप्पन्स हैं उनके जो हरप्पन्स हैड कॉमर्शियल लिंक, जो हरप्पन्स हैं उनके साथ कॉमर्शियल लिंक्स थे राजस्थान एंड आल्सो विद द अफगानिस्तान, ठीक है, एंड ईरान। जो हरप्पन्स हैं जो यानी कि हरप्पन्स जो थे उनके यानी कि लिंक थे किस किस में, राजस्थान में, अफगानिस्तान में और ईरान में। ये लोग क्या करते थे, आपस में ट्रेड किया करते थे। सेटअप ट्रेडिंग कॉलोनी, एक ट्रेडिंग कॉलोनी यानी कि सेटअप करते थे इन द नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, ठीक है, which eventually facilitated trade with सेंट्रल एशिया। जो यानी कि ट्रेड यानी कि ये ट्राइंगल यानी कि देखिए कहाँ से, अफगानिस्तान, राजस्थान एंड ईरान, एक ट्राइंगल क्रिएट करता है फॉर द ट्रेडिंग। और ये एक बात बताता है सेंट्रल एशिया के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया का है वहाँ से ये लोग यानी कि ट्रेड किया करते थे, ठीक है। देयर सिटीज़ आल्सो हैड कॉमर्शियल लिंक्स विद द पीपल ऑफ द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स बेसिन। जो यूफ्रेट बेसिन और द टिग्रिस के जो लोग थे उसके साथ भी इनके यानी कि लिंक्स मिलते हैं, वहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। मैनी हरप्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे हरप्पन सील्स जो हैं उनको यानी डिस्कवर्ड किया गया इन मेसोपोटामिया में, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि ये लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया वाले लोगों से यानी कि व्यापार करते थे। इसीलिए इनकी करेंसी जो है मेसोपोटामिया में देखी गई और मेसोपोटामिया के लोगों की जो करेंसी थी हरप्पा में देखी गई। तो इससे पता चलता है इनके बीच में लेन देन चलता था। इट अपीयर्स दैट द हरप्पन्स इंटीमेटेड सम कॉस्मेटिक्स यूज्ड बाय द अर्बन पीपल्स ऑफ द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोग जो क्या करते थे, जो यानी कि एक मिनट मैं दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और फिर आपको उसका कंक्लूजन बताता हूँ। इट अपीयर्स दैट द हरप्पन्स इंटीमेटेड सम कॉस्मेटिक्स यूज्ड बाई अर्बन पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामिया के लोग जो थे उनके द्वारा यूज किया जाता था कॉस्मेटिक्स, ठीक है, वो भी यानी कि हरप्पा के लोग के द्वारा भी यूज किया जाता था, क्योंकि इनके बीच में देखा गया क्या, लेन देन, ठीक है। हरप्पन्स कैरिड अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड in lapis object may have been contributed to the social prestige of ruling class। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हरप्पन्स हैं वो क्या करते थे, कैरिड करते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए इन द लेपिस ऑब्जेक्ट्स में हैव बीन, जो कंट्रीब्यूट करते थे ऑन द सोशल प्रेस्टीज के लिए ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है। The Mesopotamian record from about 2350 BC onwards refers, जो रेफर करते थे टू ट्रेड रिलेशन विद मेलुहा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेसोपोटामियन के जो रिकॉर्ड फ्रॉम जो यानी कि लगभग 2350 BC ऑनवर्ड्स देखे गए हैं, जो रिफर करते हैं ट्रेड रिलेशन विद कहाँ, मेलुहा से। विच वॉज एंशियंट नेम गिवन टू द इंदस रीजन, जो एक यानी कि प्राचीन नाम था जो इंदस रीजन को दिया गया था। द मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस कॉल्ड दिलमुन, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो स्पीक किए जाते हैं 2 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग जो स्टेशंस थे, जिनको यानी कि हम लोग कहते हैं दिलमुन एंड मकान, वहाँ पर यानी कि ये टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। विच हैव बीन बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुहा। दिलमुन इज प्रोबेबली आइडेंटिफाइबल विद द बहरान ऑन द पर्शियन गल्फ्स
thousands of the graves await excavation in the port city. That is the point of your study. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यानी कि अब देखो सोशल से क्या समझ आ रहा है, एक सामाजिक कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन था, सामाजिक उत्थान कैसा था उनके अंदर, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अब एक इमेज क्रिएट करिए अपने दिमाग में, व्हाट इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हरप्पन पीपल, ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, राइट। सो थोड़ा एक इमेज जब क्रिएट करेंगे तो उनके अंदर एक, तुम्हारे अंदर एक सोचने की क्षमता आएगी कि हाँ उस वक्त कुछ ऐसा होगा। तो एक्सकेवेशन इंडिकेट अ हायरार्की इन द अर्बन हैबिटेशन, although only 2 localities are attributed to the city of the Harappa. Its structure evidence 3 distinct localities, and the latter is true also of the Kalibanga and Dholavira. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक्सकेवेशन जो है हमारे इंडिकेट करते हैं, एक हायरार्की बताते हैं इन द अर्बन हैबिटेशन के लिए, किसमें, हमारा जो हरप्पन कल्चर था वो उसके बारे में बताते हैं। यद्यपि जो 2 लोकेलिटीज़ हैं जो एट्रीब्यूट करती हैं जो सिटी है किसकी, हड़प्पा की, ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर एविडेंसेस 3 डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज़ एंड लेटर इज ट्रू आल्सो ऑफ द कलिबंगा धोलावीरा, यानी कि कलिबंगा और धोलावीरा के बारे में भी बताती हैं, ठीक है। द सीतादल of the first locality was where the ruling class lived. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सीतादल है और द फर्स्ट लोकेलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं सीतादल या फर्स्ट लोकेलिटी, वेयर द रूलिंग क्लास जो रहती थी, लोएस्ट टावर वाज वेयर द कॉमन पीपल ड्वेल्ट, जहाँ पर यानी कि लोएस्ट कास्ट, ठीक है, लोएस्ट कास्ट के जो पीपल थे जहाँ पर यानी कि जो कॉमन पीपल, एक यानी कि सामान्य लोग जो यानी कि अपना घर बनाकर रहते थे। मिडिल सेटलमेंट्स में हैव बीन मींट फॉर द ब्यूरोक्रेट्स एंड मिडिल क्लास मर्चेंट। कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल, देखिए हमने पहला सेटलमेंट के बारे में बात कर लिया, अब जो मिडिल सेटलमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मिडिल सेटलमेंट्स में अगर बात करें तो उसमें हमारे यानी कि ब्यूरोक्रेट और मिडिल क्लास के जो मर्चेंट थे वो लोग रहते थे। हाउएवर वेदर हायरार्की इन द सेटलमेंट्स करस्पॉन्ड्स टू द ऑक्यूपेशनल डिवीजन, यानी कि उनके व्यवसाय के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन किया गया था। सोशो इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन इज नॉट क्लियर, लेकिन वहाँ पर सामाजिक में अर्थव्यवस्था के स्तर पर कोई भी यानी कि मतलब भेदभाव नहीं देखा गया, मतलब इस तरीके से वो लोग रहते थे ऐसा नहीं देखा गया। देयर इज नो डाउट दैट द सेम सिटी वाज इनहेबिटेटेड बाई डिफरेंट हाउसिंग ग्रुप विच वर नॉट ऑन ऑफ द सेम साइज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं था सेम सिटी के लिए जो इनहेबिटेट करती थी डिफरेंट हाउसिंग ग्रुप्स को, ठीक है, विच वर नॉट ऑफ द सेम साइज, जो सेम साइज के नहीं थे, ठीक है। सोशल डिफ्रेंसिएशन इज इंडिकेटेड बाय द डिफरेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स विद द नंबर ऑफ द रूम्स वेरिंग फ्रॉम द 12। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सोशल डिफ्रेंसिएशन देखा गया जो इंडिकेटेड करता है डिफरेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स विद द नंबर ऑफ द जो रूम्स जो वेरिंग करते थे फ्रॉम द यानी कि 1 to 12, 12 यानी कि 1 से 12 तक यानी कि वेरी करते थे। द सिटी ऑफ द हरप्पा हैड 2 रूम्ड, ठीक है, 2 रूम्ड हाउसेज, मतलब जो हरप्पा की सिटी थे उसमें यानी कि 2 रूम वाले घर मिलते हैं। प्रोबेबली मीट फॉर द आर्टिसंस एंड द लेबरर्स, जिसमें यानी कि जो 2 रूम वाले घर हैं वो अधिकतर होते थे किसके, जो यानी कि लेबर होते थे और आर्टिसन होते थे, उनके लिए घर बनाए गए थे। अगर पॉलिटी की बात करें हरप्पा से यानी कि हरप्पा कल्चर से रिलेटेड के लिए, तो पॉलिटी मतलब क्या, एक राजनीति कैसी थी उस वक्त, मतलब उनका राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। तो एज द हरप्पन कल्चर इज मोर लेस यूनिफॉर्म ओवर अ लार्ज एरिया, a central authority may have contributed to this। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा कि जो हरप्पन कल्चर है वो क्या मोर और लेस यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से था ओवर द लार्ज एरिया, ठीक है। अ सेंट्रल अथॉरिटी में हैव कंट्रीब्यूट जो करती थी टू
टू दिस वी में आइडेंटिफाई सम इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स। हम लोगों ने जो कुछ यानी एलिमेंट्स निकाले हैं किसके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। अगर अर्थशास्त्र जो लिखा गया है जो यानी कि कौटिल्य के द्वारा जो कंसीडर करता है सोवेरेनिटी एंड द मिनिस्टर्स जो थे पॉपुलेटेड टेरिटरी के लिए, फोर्ट्स, ट्रेजरी, फोर्स एंड फ्रेंड्स टू बी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ये सब किसके यानी कि स्टेट के सब ऑर्गन्स थे। इन द हरप्पन कल्चर द सीतादल में हैव बीन सीट ऑफ द सॉवरेन पावर, जो यानी कि सीतादल है वो यानी कि वो एक सीट होती थी किसकी, सॉवरेन पावर के लिए, ठीक है। मिडल टाउन में हैव बीन द एरिया वेयर द ब्यूरोक्रेट्स लिव्ड आर द सीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मिडल एरिया जो होता था वो वहाँ पर यानी ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, उसको ये मानकर चला जाता है कि ये जो यानी कि सीट होती थी एक गवर्नमेंट सीट होती थी, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके पास उस वक्त गवर्नमेंट सिस्टम भी था, वो लोग यानी कि एक न्याय व्यवस्था भी रखते थे, ठीक है, ऐसा मानकर यानी कि हिस्टोरियंस का कहना है। एंड द ग्रेट ग्रेनरी एट मोहनजोदारो मे हैव बीन द ट्रेजरी। कहने का मतलब ये है जो हमें बहुत बड़ी एक अन्नशाला मिली है जिसे हम लोग यानी कि ग्रेनरी बोलते हैं, ठीक है, जो उसको एक क्या है, एक यानी कि हम लोग उसे ट्रेजरी मान के चल रहे हैं। एक ट्रेजरी मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ट्रेजरी का मतलब यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे के हित में भी काम आए, ठीक है, ट्रेजरी कहते हैं, ट्रेजरी विल, ठीक है। इट अपीयर्स डैट टैक्सेस वर कलेक्टेड इन द ग्रेन, यानी कि जो ये बताया जा रहा है कि यानी कि उस वक्त जो टैक्स लिया जाता था राजा या मान लो जो वहाँ पर के जो चीफ थे उसके द्वारा, वो यानी कि ग्रेन के फॉर्म में मतलब अन्न के रूप में लिया था, क्योंकि उस वक्त बार्टर सिस्टम था। आल्सो इंटायर हरप्पन एरिया वाज अ वेल पॉपुलेटेड। कहने और ये भी देखा गया कि जो पूरा हरप्पन एरिया था वो यानी कि वेल पॉपुलेटेड, बहुत ही अच्छे से यानी कि पॉपुलेटेड टेरिटरी थी। फोर्टिफिकेशन वाज ए फीचर ऑफ द सेवरल सिटीज़। जो फोर्टिफिकेशन मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है, फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर किलेबंदी थी। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ द सेवरल सिटीज़, कुछ सिटी की यानी कि फोर्टिफिकेशन था, मतलब वहाँ पर किलेबंदी थी। धोलावीरा इन अ पार्टिकुलर हैड अ फोर्ट विद इन फोर्ट्स। कहने का मतलब जो धोलावीरा है वो यानी कि एक पार्टिकुलर शहर था जहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। फोर्टिफिकेशन वाज वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स और स्टैंडिंग आर्मी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास कोई भी यानी कि ऐसा आइडिया नहीं है, ठीक है, जो ये हमें बता सके कि उस वक्त स्टैंडिंग आर्मी होती थी या नहीं होती थी, ठीक है। बट अ हीप ऑफ द सिंगल स्टोन्स, एक सिंगल स्टोन का जो हीप है, एंड डिपिक्शन ऑफ द सोल्जर्स ऑन ए पोर्ट्सर्ड एट सुरकोसदा में सजेस्टेड, जो हमें बताता है आ स्टैंडिंग आर्मी। यानी कि हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते, यानी कि अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो हमें यानी कि पता नहीं चलता है कि यहाँ पर यानी कि स्टैंडिंग आर्मी थी कि नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो है, जैसे मैंने पोर्ट सैड जो बताया है, ठीक है, पोर्ट सैड एट सुरकोसदा, उससे पता चलता है कि यहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। In any case, the state was well established in the mature हरप्पन फेज। कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट था उस वक्त एक मैच्योर फेज में था, एक अच्छी फेज में था, ठीक है, इस हरप्पन सिविलाइजेशन में। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू इजिप्ट मेसोपोटामियन, नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट द एनी हरप्पन साइट्स। कहने का मतलब यह है कि अगर इजिप्ट और मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पर हमें कुछ यानी कि ऐसी धर्म की चीज़ें भी मिली हैं, टेम्पल्स के तरीके का कुछ मिला है। लेकिन अगर इन द कॉन्टेक्स्ट, इफ बी टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स, देयर इज नो एनी टेम्पल्स, नो एनी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी काइंड्स हैव बीन एक्सकेवेटेड अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट बाथ। यानी कि ग्रेट बाथ के अलावा हमें यहाँ पर ऐसी भी कोई रिलीजियस थिंग नहीं मिली है जिनके बेस पर हम कह सकें ये लोग यानी कि रिलीजन में ज़्यादा विश्वास रखते थे। बात करते हैं यहाँ पर विच में हैव बीन यूज फॉर द एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन के लिए यूज किए जाते हों। इट वुड देयरफॉर टू बी रॉन्ग टू थिंक, यानी कि ये सोचना बहुत ही गलत होगा डैट की प्रिस्ट जो थे हरप्पा में रूल करते थे, ऐसा गलत मानना होगा। एज डिड इन द, जो यानी कि जो सिटीज़ थी मेसोपोटामिया उसमें यानी कि प्रिस्ट राज किया करते थे।
हरप्पन रूलर्स वर मोर कंसंट्रेटेड विद द कॉमर्स देन with the conquest, and Harappa was possibly ruled by the class of the merchant। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हरप्पन्स होते थे वो कंसर्न करके चलते थे विद द कॉमर्स देन द कंक्वेस्ट। हरप्पा जो थे पॉसिबली रूल करते थे यानी कि मर्चेंट क्लास के द्वारा, ठीक है। हरप्पा जो थी मर्चेंट क्लास के द्वारा यानी कि रूल की जाती थी, ना कि बहुत ही पैसे वाले, मतलब यानी कि बहुत ही बड़े कास्ट में बड़े या इस तरीके से नहीं, जो पैसे में है वही रूल करेगा, ऐसा कुछ देखा गया। However, हरप्पन डिड नॉट हैव मैनी वीपन्स। जो हरप्पन थे उनके पास ज़्यादा यानी कि वीपन्स देखने को नहीं मिला है, विच माइट मीन द लैक ऑफ इफेक्टिव वेरियर्स क्लासेस। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा विवादित यानी कि वेरियर्स योद्धा टाइप की यानी कि कोई क्लास नहीं थी। सो इस लेक्चर में मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में अगले लेक्चर में दोबारा से। तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है मेरा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी और आपके फ्रेंड सर्कल में पहुंचने पर आपके फ्रेंड्स को इससे मदद मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।